हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंडेक्स के सेशन के साथ। और आज हम 3 इंडेक्स कवर करने वाले हैं। एक मैं बता दूं आपको इंडेक्स 40, उसके अलावा मैं आपको एक इंडेक्स करवाऊंगा जिसका नाम है इंडेक्स 20 दैट इज़ गवर्नमेंट ग्रांट, और उसके अलावा एक इंडेक्स 2 दैट इज़ इन्वेंट्रीज। 3 इंडेक्स फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडेक्स के साथ दैट इज़ इंडेक्स 40, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में ये बोला जाता है कि कोई भी लैंड या बिल्डिंग अगर हमने उसको रखा होता है इनकम कमाने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। मतलब कोई भी लैंड या बिल्डिंग अगर आपने रेंटल इनकम कमाने के लिए या किसी भी तरीके की कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला जाएगा, और बैलेंस शीट में हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। कहता है जब लैंड एंड बिल्डिंग हमने रेंट पे दे रखी होती है तो उस केस में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर माइनर सर्विस कंडीशन के साथ रेंट पे दे रखी है तब तो हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे, लेकिन अगर मेजर सर्विस कंडीशन के साथ दे रखी है तो इसका मतलब हमारा उसका बिजनेस है रेंट पे देने का, तब हम उसको पीपीई में डालेंगे। मेजर सर्विस कंडीशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने उसके साथ फर्नीचर भी दे रखा है, मैंने उसके साथ क्या नाम है बॉडीगार्ड्स भी दे रखे हैं, मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रखी हैं, मैंने अदर सर्विसेज भी मेंटेनेंस चार्जेस सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, जब मैंने बहुत सारा काम कर रखा है तो इसका मतलब मेरा उस तरीके का बिजनेस है। और जब हमारा बिजनेस होता है ना तो हम उसमें उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाते हैं, तब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ माइनर सर्विस कंडीशन है, छोटी मोटी कंडीशंस के साथ दिया गया है तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला जाएगा। मतलब ठीक है। उसके बाद अगर लैंड या बिल्डिंग जो है सब्सिडरी को दी जाती है होल्डिंग के द्वारा, सब्सिडरी को दी जाती है होल्डिंग के द्वारा, तो जो स्टेट एसएफएस में तो वो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाएगा होल्डिंग, लेकिन अगर जब हमारा सीएफएस बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तब उसको पीपीई में दिखाएगा। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी लैंड एंड बिल्डिंग सब्सिडरी को दी जाती है होल्डिंग के द्वारा तो अपने जो हमारा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाएगा, जब कंसोलिडेटेड बनाएगा तो पीपीई में दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद हमसे बोलता है कि कब आप रिकॉग्नाइज करते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। वही दो कंडीशन जो हर जगह होती हैं, जब आपकी कॉस्ट रिलायबली मेजर पाए और जब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, मतलब 50% से ज़्यादा चांस हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, एंड लिखा हुआ है, जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो हमारा आता क्या है, क्या क्या आता है इसमें, हमारा परचेज प्राइस आता है, जो भी कॉस्ट हमारी लगी होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की वो आती है, और माइनस होते हैं कुछ एक्सक्लूजन जो हमारे इंडेक्स 16 की तरह सेम है। अगर इंडेक्स 16 के एक्सक्लूजन आपको जानने हैं तो मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत आपको बता दूं, जैसे पूजा के एक्सपेंस होते हैं, रीलोकेशन का एक्सपेंस होता है, स्टाफ की ट्रेनिंग का एक्सपेंस होता है, या फिर अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस जो इससे रिलेटेड नहीं होता वो सारे के सारे माइनस हो जाते हैं। अगर अच्छे से जानना है तो इंडेक्स 16 की ऑलरेडी मैं 15 मिनट में रिवाइज करवा के वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है और वैसे भी याद ही होगा आपको, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे पूजा एक्सपेंस वगैरह वगैरह हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता वो सारे एक्सपेंस हम ज़्यादातर हटाते हैं, जैसे रिलोकेशन एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, तो परचेज प्राइस ले लेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वो सारे एक्सक्लूजन जो हमारे सेम है इंडेक्स 16 की तरह। उसके बाद हमारा डेफर्ड क्रेडिट वाला मेथड जो है वो भी हमारा इंडेक्स 16 की तरह सेम है, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ होता क्या। कहता है कि किसी बंदे को अगर आज की डेट में 10,000 रुपये पे करने हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आज से 2 साल बाद 13,000 रुपीज़ देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। हम अपनी बुक्स में आईआरआर कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे कि किसके बेसिस पे आईआरआर कैलकुलेट करोगे, 13,000 किस रेट से यूज़ करने के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने के बाद 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 अपनी बुक्स में आप 10,000 दिखा दोगे और जो भी आईआरआर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे और फाइनेंस चार्ज ऐड करते जाओगे 2 साल तक, और अल्टीमेटली वो 13,000 हमारी जो है लायबिलिटी पहुंच जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो इसे डेफर्ड क्रेडिट मेथड बोला जाता है। जब भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स होता है वो भी हमारा सिर्फ इंडेक्स 16 के हिसाब से ही होगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में क्या बोला जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, जब अगर आपका कमर्शियल सब्सटेंस है प्लस आपका अगर उसमें फेयर मार्केट वैल्यू दोनों अवेलेबल है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे लेना है, अदरवाइज आपको बुक वैल्यू पे लेना है। यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस की और फेयर वैल्यू की। ठीक है, जब आपके पास दोनों होंगी तभी आप फेयर मार्केट वैल्यू पे लोगे, फेयर वैल्यू पे बुक करोगे जो एसेट आपके पास आया है। अगर आपके पास दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं है तो उस केस में आप जो एसेट आपके पास आता है उस पर आप बुक वैल्यू पे बुक करते हो। ठीक है, तो इसको जो है वो पूरा का पूरा ये इंडेक्स 16 वाला सेम है। उसके बाद हमसे एक चीज़ और बोली जाती है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने लीज पे दे रखी होती है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग पे हमें वैल्यू लेनी होती है, या तो जो उसकी फेयर वैल्यू आ रही होती है वो, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट पे आप बुक करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास कुछ नोट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं किया जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आप हमेशा कॉस्ट मेथड ही यूज़ करते हो, आप रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ नहीं करते हो। जब भी हमारे एसेट का रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी हमारे इंडेक्स 16 से जो कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होती है, वो इंडेक्स 16 जैसा सेम है, डिट्टो। कोई भी ट्रांसफर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है, इसी पे आईसीआई में चेक करता है इन्वेस्टमेंट। अगर वैसे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आते भी तो इसी पॉइंट पे आते हैं, और आते क्या है कि अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर किया जाता है पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में, तो वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। किस पे ट्रांसफर होता है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। किस पे ट्रांसफर होता है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। याद रखना ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो आपको एविडेंस चेक करना होता है। ठीक है, ट्रांसफर का, और ऑडिटर जो होता है उसका ऑडिटर जो है ट्रांसफर का एविडेंस चेक करेगा कि ठीक है आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उसे पीपी पे चेंज किया या पीपी से उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लेके आए तो उसका एविडेंस अवेलेबल है आपके पास और उसको आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रखा है। ठीक है, उसके बाद डी रिकग्नाइज करोगे
करोगे, अगर डी रिकग्नाइज करे हो तो एसेट को डी रिकग्नाइज करोगे P&L अकाउंट में, ठीक है। फेयर वैल्यू जो होती है, हाँ इसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो होता है, जो रियल वर्ल्ड में भी हमारा बहुत काम आएगा, फेयर वैल्यू से आप अकाउंटिंग तो नहीं करते, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की निकालते जरूर हो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए हम इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करी जाती है, और उसके अलावा अदर डिस्क्लोजर्स करे जाते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे इंप्लॉइज को दे रखी है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, उसे हम पीपी बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो उसको दे रखा है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमने अपने बिजनेस पर्पस के लिए दे रखा है। जब भी बिजनेस पर्पस होता है या बिजनेस होता है तो उस केस में हमारा वो पीपीई में जाता है, ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाता है। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म होता है। आइए अगले इंडेक्स पे बात करते हैं, इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 जो होता है वो इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। सबसे पहले इंडेक्स 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म्स बता दूँ कि एनआरवी का मतलब क्या होता है। एनआरवी का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसको एनआरवी बोला जाता है। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री कहता क्या है? इन्वेंट्री जो होती है उसमें रॉ मटेरियल आता है, WIP आता है, फिनिश गुड्स आता है, और एक अब सर्विस इन्वेंट्री भी आने लग गई है जो इंडेक्स 2 में आई है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के केस में कैसे होता है, किस तरीके से वैल्यूएशन होता है? कहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट जिसको आप बेचने वाले हो, रॉ मटेरियल ही है अभी, लेकिन जब ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जिस फाइनल प्रोडक्ट में वो तब्दील होगा, जिसमें वो बदलेगा, वो जिसको जब आप बेचोगे तो हायर देन कॉस्ट पे बेचोगे। तो अगर आप उसे हायर देन कॉस्ट पे बेचोगे मतलब प्रॉफिट में बेचोगे, मैंने तो इसे ऐसे ही ध्यान रखा हुआ है कि अगर हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो हम उसको अभी रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। किसको? रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम जो है प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हम उसको कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, लेकिन अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को हमें लगता है हम लॉस में बेचेंगे, लेस देन कॉस्ट पे बेचेंगे, तो फिर इसकी प्राइस जो होगी वो होगी, मतलब इसकी वैल्यूएशन जो होगी रॉ मटेरियल की, वो कॉस्ट या रिप्लेसमेंट प्राइस, आपके पास क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन होगा, कॉस्ट गिवन होगा, विच एवरेज लोअर पे बुक किया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि जो फाइनल जब ये रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो कॉस्ट से ऊपर बिकेगा या वो कॉस्ट से कम पे बिकेगा। अगर कॉस्ट से ऊपर पे बिकेगा तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखा दो, अगर हमारा कॉस्ट से कम पे बिकेगा मतलब लॉस में बिकेगा तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवरेज लोअर पे आपको रॉ मटेरियल को शो करना पड़ेगा। इसके अलावा WIP और फिनिश गुड्स को आप किस पे शो करोगे? WIP और फिनिश गुड्स को आप हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पे ही शो करोगे, ठीक है। जब आपका गुड्स WIP में होता है तो एनआरवी जो होती है वो एनआरवी में से आप माइनस करते हो जितना भी एक्सपेंस लगने वाला है, जो लग सकता है उसको फाइनिश प्रोडक्ट बनाने में, तो एनआरवी से आप माइनस कर देते हो जो भी एक्सपेंस हमारे डिडक्टेबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है सर्विस इन्वेंट्री। क्या होता है सर्विस इन्वेंट्री? का बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अभी आपने साल खत्म हो गया लेकिन आधा ऑडिट कर रखा है, तो अगर आपने आधा ऑडिट कर रखा है तो इसको आप सर्विस इन्वेंट्री अपनी बुक्स में दिखा सकते हो, ठीक है। और उसमें अमाउंट कितना दिखाओगे? जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, और वो वाली कॉस्ट जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी। जनरल एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे, मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो वाली कॉस्ट ही आएगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी टू द ऑडिट। सिर्फ वही वाली जो हमारे एग्जांपल में ऑडिट लिया मैंने, तो वही वाली कॉस्ट आएगी जो हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है सर्विस इन्वेंट्री से, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने ऊपर बताया, और मोस्टली ये वाला इंपॉर्टेंट था, इस पर ही ICA के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि कॉस्ट और एनआरवी तो हम समझ गए, जो हमारा की एक्सपेक्टेड प्राइस जो सेल करने का होगा, ठीक है, और अगर कुछ खर्चे होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट, इस पे भी ICA के क्वेश्चन है। कॉस्ट निकालने के लिए 3 मेथड बताएं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें तब लगाना है जब हमारे को पता है कि वेरिएंस जो होता है एक्चुअल वर्सेस जो स्टैंडर्ड है उसका वेरिएंस बहुत मटेरियल नहीं होगा, बहुत कम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी उसी को हम कॉस्ट मान लेंगे। क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि एक बंदा है जिसके पास ना जो फॉर एग्जाम्पल बैग बनाता है, बैग बनाता है, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा उसका तजुर्बा है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से वो स्टैंडर्ड मेथड जो फॉलो करेगा वो बहुत अप्रोप्रिएट मेथड करेगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस भी इनका बहुत लो आएगा, तो आप वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड मेथड लगा सकते हो। लेकिन उस पर लिखा होगा, उस क्वेश्चन में इस तरीके से भूमिका बना रखी होगी कि इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बैग बनाने का, और जब भी ये बैग बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चला जाए या कुछ, जैसा भी सोचते हैं वैसा ही होता है। तो एक तरीके से वो आपको क्लू दे रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है रिटेल मेथड। इस पर भी ICA बहुत क्वेश्चन पूछता है। रिटेल मेथड का मतलब होता है जब आपके पास लार्ज इन्वेंट्रीज होती हैं, बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं और सब पे सिमिलर मार्जिन रेशियो होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, जो भी आपके पास सेलिंग प्राइस होता है उसका जो भी सेलिंग प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का, उसमें से प्रॉफिट अपना जितना भी कमाते हो वो माइनस कर देना, जो आता है वो हमारी कॉस्ट मानी जाती है और इस कॉस्ट पे आप शो कर देते हो, ठीक है, इस कॉस्ट को आप कॉस्ट मान लेते हो। तो लेकिन ये मेथड आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास बहुत सारे इन्वेंट्रीज हो और सब में सिमिलर मार्जिन हो, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है एक्चुअल मेथड। एक्चुअल मेथड क्या होता है? वही डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो ये क्या कहता है आपका मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट ये लगती है। तो सबसे पहले अदर कॉस्ट छोटा सा इसको खत्म कर लेते हैं। अदर कॉस्ट में यही होता है कि जो कॉस्ट इनकर्ड होती है स्टॉक को प्रेजेंट कंडीशन में लाने की, उसको हम ऐड करते हैं। ऑब्वियसली बात है वो हमारा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, अदर कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है। मतलब वो वाली कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है हमारे को कॉस्ट में प्रेजेंट सिचुएशन में लाने की, उसको हम मानेंगे अदर कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल कॉस्ट कैसे होती है। मटेरियल कॉस्ट के केस में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, एक तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, एक जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, जिसको हम SIM भी बोल सकते हैं और GIM बोल सकते हैं। जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है वो हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँ, टेलर वगैरह जो होते हैं ना, टेलर्स हो गए या गोल्ड वाले जो सोने का काम करते हैं, इनमें यूज़ होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आपका यहीं पर यूज़ होता है। लेकिन जो जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है वो अदर्स केसेस में यूज़ होता है, जिसमें हम फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड पे, IC आपको इसी पॉइंट पे चेक करता है, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो आप फीफो मेथड और वेटेड एवरेज के थ्रू निकाल सकते हो। फीफो आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज को पता ही होगा, जो भी प्राइस होता है उसका एवरेज निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो कॉस्ट निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारा परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं वो ऐड करना, फ्रेट ऐड करना, और जो अलग खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं जो हमारे एट्रीब्यूटेबल होते हैं उसके ऊपर, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं स्टॉक के ऊपर, वो सारे ऐड करना। अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो माइनस कर देना। तो ये भी हमारी एक कॉस्ट मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लेबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन होगी, वो यूज़ कर लेना, वेरिएबल ओवरहेड गिवन होगा, वो यूज़ कर लेना। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड भी गिवन होगा तो उसको आपको रिकवरी रेट के बेसिस पे यूज़ करना है। और रिकवरी रेट निकलेगा कैसे, जितना भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में मतलब दे रखा है, जितना भी दे रखा होगा ऑब्वियसली बात है गिवन होगा, सारी डिटेल्स गिवन होंगी, बस आपको निकालना है। फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय जितना भी आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होता है डिवाइड और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, मतलब जितना आपकी जो मशीनरी है वो नॉर्मली प्रोड्यूस करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या जितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिकवरी रेट आ जाएगा। उसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड को आपको रिकवरी रेट के बेसिस पे लेना है, और रिकवरी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, ठीक है। ये हमारी जो होगी सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये एक्चुअल कॉस्ट से ऐसा मेथड निकल जाता है। उसके अलावा कोई भी जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है या सेलिंग ओवरहेड होता है उसको आप कंसिडर नहीं करते हो इन्वेंट्री में। ये भी याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सेलिंग ओवरहेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, एबनॉर्मल कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, उसको हम ऐड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉक कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी आपका कोई जॉइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको क्या करना होता है, उसकी सेलिंग प्राइस या NRV के बेसिस पे ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट आपको डिडक्ट करना होता है एट द स्प्लिट ऑफ के बेसिस पे फ्रॉम द कॉस्ट, मतलब स्प्लिट ऑफ मेथड को यूज़ करके आपको उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस करना होता है। एक ही क्वेश्चन है जिसको आपने भी इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा ICA का, वो इसी मुद्दे के ऊपर बात करता है, और थ्योरेटिकली वो इतना सही है लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसका थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन वो बहुत ईजी है। जितना भी आपका अमाउंट उसका प्राइस होता है उसमें से आप सारे कॉस्ट माइनस कर देते हैं और उसके बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट, और उसके बाद कॉस्ट को आप सेलिंग प्राइस के बेसिस पे एलोकेट कर देते हैं और उसके बेसिस पे वहाँ से आप माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी बाय प्रोडक्ट अगर अराइज होते हैं तो जितना भी आपका सेलिंग प्राइस या NRV होता है बाय प्रोडक्ट का, वो उसे आप डिडक्ट कर देते हो कॉस्ट में से, जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ जाता है, स्प्लिट ऑफ करके कॉस्ट को स्प्लिट ऑफ करने के बाद आप उसको डिडक्ट कर देते हो। मतलब सिंपल सी बात होती है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात होती है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का जो हमारे को फायदा हुआ है ना वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे पास फायदा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट जिसको हम चाहते नहीं थे, गलती से बन गया तो हमें फायदा है, तो हम क्या करते हैं जो भी उसमें से कॉस्ट में से उसको माइनस निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट जो अराइज होता है देन कॉस्ट इज एलोकेटेड। जब भी हमारा जॉइंट प्रोडक्ट, हाँ एक पॉइंट और, ये बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड था कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होता है NRV होता है नेट, लेकिन नेट, ठीक है, नेट अमाउंट, मतलब जितना भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से हमारा माइनस हो जाता है कॉस्ट वगैरह, और उसके बाद जो नेट बचता है इसको आप माइनस करते हो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से, ठीक है। जब हमारा जॉइंट प्रोडक्ट अराइज होता है तो कॉस्ट जो होती है वो एलोकेट होती है प्रोडक्ट्स में इन द रेशियो ऑफ द सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जॉइंट प्रोडक्ट अगर आपका अराइज होता है तो आपको कॉस्ट को क्या करना होता है, एलोकेट कर देना होता है इन द रेशियो ऑफ द सेल्स वैल्यू, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। दैट्स इट, ये था हमारा इन्वेंट्री का। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पॉइंट पे जो है अच्छे से फोकस करके जाना, इसका वो वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, थ्योरेटिकल में तो इतना ही बता सकता था, उतना मैंने आपको बता दिया। तीसरा इंडेक्स जो हमारा आता है वो आता है इंडेक्स 20, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ग्रांट हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपने कंडीशंस फुलफिल कर रखी हो जिसके बदौलत आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलने वाली हो और एंटिटी को पता हो कि उसे ग्रांट मिलेगी। तो जब 50% से ज़्यादा चांस होते हैं इस चीज़ के, तब उसके बाद आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एंट्री बता रखी है कि जब आपकी कंडीशन पूरी होती है,
कंडीशन पूरी कर दी आपने जिसके बेसिस पे ग्रांट मिलेगी, लेकिन ग्रांट अभी रिसीव नहीं हुई है, तो ग्रांट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रांट आप एंट्री डालोगे। लेकिन कंडीशन अभी पूरी नहीं करी, लेकिन आपको ग्रांट पहले रिसीव हो गई एडवांस में, तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया टू ग्रांट लायबिलिटी, क्योंकि अभी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी तक कंडीशन पूरी नहीं करी, और जैसे ही मैं कंडीशन पूरी कर दूंगा तो ग्रांट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। तो मतलब टू ग्रांट हम तभी करेंगे जब हम कंडीशंस को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रांट जो होती है वो दो चीज़ों से रिलेटेड होती है, एक एसेट से रिलेटेड होता है और एक हमारा जो है उससे रिलेटेड होता है, इनकम से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले मैं एसेट से रिलेटेड की बात करता हूँ। तो एसेट से रिलेटेड के केस में क्या होता है, क्या ग्रांट आपको अगर कैश में मिली है या काइंड में मिली है, तो दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कैश में मिली है तो अदर एसेट्स, ठीक है, अगर अदर एसेट्स के लिए है या फिर लैंड के लिए है, तो पहले हम बात करते हैं अदर एसेट्स के केस में क्या होगा। दो मेथड होते हैं हमारे पास अदर एसेट्स के लिए, आपको क्या करना है, तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमसे क्या कहता है, आपको क्या करना है, या तो उसको डेफर्ड ग्रांट दिखा दो, या फिर और उसके बाद डेफर्ड ग्रांट दिखाने के बाद आप क्या करो, उसको P&L में ट्रांसफर करते रहो डेफर्ड ग्रांट के अमाउंट को इन द कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है डेप्रिसिएशन रेशियो में आप क्या करो, उसको हर साल या हर महीने जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो उसके बेसिस पे आप क्या करो, उसको डेप्रिसिएशन रेशियो में आप कहाँ ट्रांसफर करते रहो, P&L में ट्रांसफर करते रहो। दूसरा मेथड होता है कि डायरेक्टली आप क्या करो, उसको गवर्नमेंट ग्रांट को जो हमारा एसेट है उसमें से माइनस कर दो, जिस भी एसेट के लिए आपको मिला है उसमें से डायरेक्टली माइनस कर दो और नोट्स में इसको बता दो। तो दो मेथड है, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर लो, या तो डेफर्ड ग्रांट बता दो और हर साल उसको ट्रांसफर करते रहो डेप्रिसिएशन के रेशियो में या कोई भी कॉस्ट रेशियो में आप उसको, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्टली डिडक्ट कर दो गवर्नमेंट ग्रांट को अपने एसेट्स में से। अगर आपको लैंड के लिए मिली है, लैंड को अलग क्यों किया गया, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन रेशियो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो उस केस में होगा। तो अगर लैंड आपको पार्किंग के लिए मिला है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है, देखो अगर लैंड पे आपने बिल्डिंग बना ली तब तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके रेशियो में आप ट्रांसफर कर सकते हो डेफर्ड ग्रांट को। लेकिन अगर आपने पार्किंग बना ली, देखो अगर आपने इसको डायरेक्टली कॉस्ट में एसेट में से माइनस कर दिया कॉस्ट में से गवर्नमेंट ग्रांट को, तब तो ये दोनों करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे फिर तो कोई भी, चाहे लैंड के लिए मिलो किसी के भी मिलो। यहाँ पर बात लैंड वाली बात और ये अदर एसेट वाली बात अलग तब होती है जब आपने डेफर्ड ग्रांट मेथड यूज़ कराओ। ठीक है, तो अगर सिर्फ पार्किंग है, मतलब उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे, तो आप क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट को डायरेक्टली P&L में ट्रांसफर कर दोगे बिना किसी रेशियो को देखे। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर। लेकिन अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो फिर डेफर्ड ग्रांट को आप क्या करोगे, इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग उसमें आप ट्रांसफर करोगे। तो ठीक है, तो आपके पास मिला जुला के अगर देखूं तो यही मेथड होता है, एक तो डेफर्ड ग्रांट दिखा दो और उसके बाद P&L में ट्रांसफर करते रहो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। और या फिर एक मेथड होता है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस कर दो। लेकिन अगर लैंड है जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है उसमें डायरेक्टली आप P&L में ट्रांसफर कर सकते हो डेफर्ड ग्रांट। इसके बाद हमारे पास आता है काइंड में। लेकिन अगर आपको कैश की जगह काइंड दिया गवर्नमेंट ने तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको कैश की जगह काइंड में मिला तो भी कोई आपकी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपने कैश के लिए किया सेम अकाउंटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम नॉमिनल वैल्यू पे दिखा सकते हैं, काइंड का मतलब होता है उसने आपको लैंड दे दी गवर्नमेंट ने या आपको सस्ते में लैंड दे दी, ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उसको आप नॉमिनल वैल्यू पे भी दिखाना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करता है पॉलिसी, अगर ऐसे बना रखे कि हम उसको दिखाते हैं नॉमिनल वैल्यू पे, तो आप क्या करते हो, ₹1 पे भी दिखा सकते हो, ठीक है, ₹1 पे भी दिखा सकते हो। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट ₹1 और उसके बाद डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L ₹1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो क्या होगा भाई, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो क्या होगा, अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो उस केस में अगर आपने कंडीशंस कंप्लाई कर रखी हैं तो डायरेक्टली P&L अकाउंट में चलाएगा जिस कंडीशन पे आपको मिली थी। लेकिन अगर आपने कंडीशंस अब तक कंप्लाई नहीं करी है तो आप उसको क्या करोगे, P&L में ट्रांसफर कर दोगे, डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर कर दोगे और उसके बाद P&L में उसे ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट। जैसे जैसे जो भी उस कंडीशन को पूरा करने के लिए जैसे जैसे कॉस्ट इनकर हो रही होगी उस कॉस्ट के रेशियो में आप क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट को P&L में ट्रांसफर करते जाओगे। लेकिन अगर कंडीशंस पहले से अगर आपने पूरी कर रखी थी और बाद में पैसा मिला तो आप डायरेक्टली P&L अकाउंट में लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जो फॉरगिवेबल लोन होता है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उसको, और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया लोन को, तो उस लोन को ग्रांट रिलेटेड टू इनकम माना जाता है। ठीक है, तो उस केस तो उसको ग्रांट रिलेटेड टू क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है अगर कोई लोन माफ़ किया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि लोन तो माफ़ नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन दूसरा केस ये आता है कि कंसेशनल रेट पे लोन दिया है, तो उस केस में आप क्या करते हो, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो एज पर 109। ठीक है, 109 मतलब जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसको निकाल लेते हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो, वो वैल्यू आ जाती है, उसमें से प्रोसीड्स को माइनस कर देते हो। तो जितना भी आपका प्रोसीड्स माइनस होता है तो आपको क्या करना होता है, लोन में से फेयर वैल्यू ऑफ द लोन माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आता है उसे आप ग्रांट मानते हो, जितना भी आपका डिफरेंस आता है उसे आप ग्रांट मानते हो। ठीक है, तो या तो ग्रांट हमारी रिलेटेड टू इनकम होगी या रिलेटेड टू एसेट होगा और एज पर द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट आप उसकी अकाउंटिंग कर लेते हो। ठीक है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को आप P&L अकाउंट में कैसे दिखा सकते हो, आप अदर इनकम में शो कर सकते हो या फिर आप उसे नेट ऑफ एक्सपेंस दिखा सकते हो। ठीक है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को P&L में कैसे दिखा सकते हैं, या तो आप अदर इनकम में दिखा सकते हो या फिर आप नेट ऑफ एक्सपेंस दिखा सकते हो। लेकिन जब आप नेट ऑफ एक्सपेंस दिखाते हो तो आपको मैं कहता हूँ कि फॉर द बेटर पर्पस, डिस्क्लोजर पर्पस, आप उसको नोट्स में भी शो कर देना।
लास्ट जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है ये कहता है रिफंड। रिफंड कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है इस पर्पज़ पे कि अगर हमने उसको उस कंडीशन को पूरा नहीं किया तो हमें रिफंड करना पड़ सकता है पैसा। तो उस केस में क्या होता है, आप क्या करोगे, इस चेंज को अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज मानोगे। मतलब अगर आपने रिफंड करना पड़ रहा है आपको ग्रांट, तो उसकी वजह से अकाउंटिंग में चेंज होगी, तो ये जो चेंज होगा उसे अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज माना जाएगा। मतलब प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होगा, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि ग्रांट जो मिला था वो रिलेटेड टू एसेट मिला था या रिलेटेड टू इनकम मिला था। तो सबसे पहले खत्म कर लेते हैं रिलेटेड टू इनकम। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम मिला था और आपने डेफर्ड ग्रांट मेथड के हिसाब से डेफर्ड ग्रांट में डाला था, तो सबसे पहले जब आप भेजोगे, पैसा वापस भेजोगे, तो आपको डेबिट क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट करना है। अगर उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है तो, अगर आपने सारा बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया होगा पीएनडल में तो अब तक, तो आपको डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करना पड़ेगा, और दूसरा जितना भी बैलेंस अमाउंट होगा वो पीएनडल में चला जाएगा, टू बैंक एंट्री हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो उस केस में डिपेंड करता है कि आपने डेफर्ड ग्रांट मेथड यूज़ किया था या नेट मेथड यूज़ किया था। नेट मेथड मतलब आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया था उसके कॉस्ट में से, एसेट की कॉस्ट में से। तो अगर आपने डेफर्ड ग्रांट मेथड यूज़ किया था तो सेम है, आपको जितना बैलेंस बचा हुआ है डेफर्ड ग्रांट में उसको डेबिट करना है और डिफरेंशियल पीएनडल में डालना है, टू बैंक हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आपने नेट मेथड यूज़ किया था, अगर आपने उसको एसेट में से रिलेट माइनस किया था, तो इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन कम लगाया होगा। तो अब आप क्या करोगे, पहले आप डेबिट करोगे एसेट का अकाउंट, ठीक है, और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे पीएनडल अकाउंट में, डिफरेंशियल का कितना आपका जो है जितने से एसेट बढ़ गया है, क्योंकि आपने उस साल के लिए डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया होगा। ठीक है। तो उसका आप जो है सेकंड चेक आपको ये करना है। दैट्स इट। ये था हमारा बहुत ही छोटा, जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। वैसे इस पर कोई आईसीए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रिफंड का क्वेश्चन आईपीसीसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इंटर में तो पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम कह नहीं सकते फाइनल में नहीं पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है। तो दैट्स इट। थैंक यू, शब खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय। थैंक यू।